नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। चलिए शुरू करते हैं आज का द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल डिस्कशन। और हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं आज के द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल से। तो सबसे पहले सबको आज़ादी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो आज हमें जो है 74 ईयर्स हो गए हैं अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए। तो उसी के रिलेटेड जो है यहाँ पर आर्टिकल है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट होने की बात की गई है। ठीक है, लेकिन किन से इंडिपेंडेंट होने की बात की गई है? जो हम चिंताएं अपने मन में पाल के रखते हैं उनसे। ओके, तो बहुत ही बढ़िया मोटिवेशनल आर्टिकल है, बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल है। चलिए डिस्कस करते हैं। तो स्टार्टिंग में ऑथर यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये ह्यूमन नेचर है कि वो पिछले समय जो गुजर जाता है या फिर जिस समय में वो जी रहा होता है या आने वाले समय का जो फ्यूचर होता है, इन तीनों कालों की जो है टेंशन अपने दिमाग में पाल के रखता है। ठीक है, तो पास्ट की जैसे कोई उसका जो बुरा लम्हा गुजरा है, ठीक है, तो जो उसने एक्सपीरियंस किया है तो उसको अगर सोचता है, ठीक है, हम कैसे थे, ठीक है, जहाँ हमारे पास पैसे नहीं थे, ठीक है, हम पढ़ नहीं पाए, तो वो भी एक तरह का चिंता है। ठीक है, जो ह्यूमन माइंड अपने दिमाग में सोचता है। ठीक है, तो प्रेजेंट में तो टेंशन में रहता ही है कि पैसा चाहिए, ठीक है, बच्चों को पढ़ाना है, उसके लिए अच्छी शिक्षा उन्हें मिले तो मेरे पास अच्छा खासा पैसा हो जाए। ठीक है, इसके बाद जो रिश्तेदारियां हैं, ठीक है, उनको कैसे निभाना है, तो और भी जो संसार के मैटर्स हैं इनके ऊपर जो है उलझा रहता है इंसान। ठीक है, तो फ्यूचर की टेंशन तो रहती है कि आने वाले समय में पता नहीं क्या होगा, मेरे पास आज 10 रुपये हैं, कल पता नहीं 1 रुपये में बचेगा या नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये सारी चिंताएं कहाँ से शुरू होती हैं? हमारे माइंड से। ठीक है, हमारे माइंड से ये सारी चिंताएं शुरू होती हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से हम जो है पूरे संसार में उलझ के रह जाते हैं। जो एक्चुअल गोल है हमारा, ठीक है, उससे हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। एक्चुअल गोल क्या है कि जो परमात्मा की भक्ति है, ठीक है, स्पिरिचुअल गोल जो है उसके ऊपर फोकस करना, जो कि हमें शांति प्रोवाइड करता है, हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, हमें एक अच्छा माइंड सेट प्रोवाइड करता है, हमारे माइंड में कूड़ा नहीं जमा होने देता। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि जो बाहर का संसार है ना, वहाँ पर तो सुनामी आई हुई है। ठीक है, वहाँ पर तो सैलाब आया हुआ है कि जो हमारे दिमाग में, ठीक है, डाटा इनपुट हो जा रहा है, इन्फॉर्मेशन जो है इनपुट हो जा रही है। फॉर एग्जांपल जैसे आप फेसबुक निकालो, चाहे कोई भी सोशल मीडिया ऐप निकालो, यूट्यूब निकालो, तो वहाँ पर ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अलग अलग मतलब तरह की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको मिलती है। तो वहाँ पर ऐसी इन्फॉर्मेशन भी है जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, फिर भी आप बिना वजह देख रहे हो। ठीक है, तो वहाँ से बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, ठीक है, जो कि आप अपने दिमाग में थ्रू आइस जो आप पढ़ते हो, तो वो मैसेजेस चले जाते हैं, आपके दिमाग में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो वो आपके माइंड में भरते जाते हैं। तो आपको ये नहीं पता कि मैंने अपने माइंड में स्टोर क्या करना है। ठीक है, जो आपके सामने आ जाता है आप उसी को स्टोर करते जा रहे हो। ठीक है, जो एक प्रोड्यूसर आपको दिखाना चाहता है आप उसको देख लेते हो। ठीक है, लेकिन ये नहीं सोचते कि क्या उसको देखने की मुझे ज़रूरत है। ठीक है, क्या जो मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ, क्या उससे मुझे कोई बेनिफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है? ठीक है, टाइम पास के लिए देखते हैं हम, मनोरंजन के लिए देखते हैं, लेकिन मनोरंजन भी किसी हद तक होता है। जब हम एडिक्ट रहते हैं मोबाइल से बिना किसी वजह से, ठीक है, तो वो एक खतरा है हमारे लिए। उससे हम बेफालतू की इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में डाल रहे हैं, जिससे हमने अपने दिमाग को एक डस्टबिन की तरह बना लिया है। ठीक है, हमारा दिमाग जो है एक डस्टबिन की तरह वर्क कर रहा है कि कचरा भरे जा रहे हैं। ठीक है, तो जब कचरा इतना ज़्यादा दिमाग में हो जाता है तब अच्छी सोच का डेवलप होना, ठीक है, वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे माइंड के ऊपर डल जाता है, जिससे हमारी आदतें बिगड़ जाती हैं। ठीक है, और अपने आप पे हम कंट्रोल नहीं रख पाते कि हमें क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है, कैसे सलीका हमने बरतना है बड़ों के साथ, छोटों के साथ, इन चीज़ों के ऊपर पर्दा पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो आगे यहाँ पर बात बोली गई है कि इससे जो हम इन्फॉर्मेशन भरते रहते हैं दिमाग में, तो हमारे लिए खतरा है। ठीक है, ट्रबल करेगी हमें आने वाले समय में, एक तरह की चिंताएं बढ़ेंगी। चिंताएं कैसे बढ़ेगी? आप किसी की वीडियो देख लोगे, ठीक है, वो बोल रहा होगा देखो फलाने बंदे का लाइफस्टाइल क्या है, ठीक है, इतना पैसा है उसके पास, ये उसका बंगलो है। ठीक है, तो उससे आपके अंदर भी एक तृष्णा जो है उठेगी। ठीक है, जो कि एक बिना मतलब की बात है। आप चाहे किसी का लाइफस्टाइल जैसा भी हो, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो गरीब हो, उससे आपको क्या लेना देना है? ठीक है, आपको लेना देना है कि आपको क्या चाहिए, आप उसके ऊपर फोकस करो। ठीक है, जितना पैसा आपको चाहिए अपने परिवार को पालने के लिए, चलाने के लिए, वो परमात्मा कर ही देता है किसी ना किसी तरीके से, उसकी चिंताएं करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे समुद्र में बहुत सारे जीव हैं, ठीक है, उनको कोई टेंशन नहीं है, उनको भी डेली का जो उनका फूड है मिल जाता है वहीं पर ही, समुद्र के अंदर ही।
ठीक है, करोड़ों की गिनती में वहाँ पर जो है जीव, मच्छियाँ, ठीक है, मच्छियाँ भी कई प्रकार की हैं, ठीक है, नीचे जो वहाँ पर पौधे हैं, ठीक है, वो भी कई प्रकार के हैं जो कि अलग अलग तरह का भोजन प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है, तो किसी को कोई टेंशन नहीं है समुद्र के जीवों को। तो वैसे ही इन्वायरमेंट में भी जो हमारे पशु पक्षी हैं उनको भी कोई टेंशन नहीं है, उनको मिल जाता है जो उनको चाहिए, लेकिन इंसान ही है जो बेफालतू की टेंशन पाल के रखता है, फ्यूचर की सोचता है, ज़्यादा सोचता है, ठीक है। फ्यूचर का सोचना अच्छी बात है, लेकिन ओवर थिंकिंग कर लेना, ठीक है, टेंशन बना के उसको अपने दिमाग में बैठा देना, वो गलत है, ठीक है। फ्यूचर के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है। आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो इसलिए आप IAS की तैयारी कर रहे हो या फिर आप इकोनॉमिस्ट बनना चाहते हो, ठीक है। तो अपने फ्यूचर को सही करना है, ये हमें हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो सिखाता है, क्योंकि वो हमें डायरेक्शन देता है कि हमारा फ्यूचर बढ़िया कैसे हो सकता है, ठीक है। रोज़ रोज़ जो है अगर मोबाइल से एडिक्ट रहेंगे तो उससे हमारा फ्यूचर जो है बढ़िया नहीं होने वाला, ठीक है। चाहे हम पढ़ाई का बहाना लगा के पेरेंट्स को कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कुछ और यूट्यूब पर देखते रहो, तो वो उससे फ्यूचर नहीं बनने वाला, ठीक है। लेकिन ओवर थिंकिंग कर लेना, कुछ जो है फ्यूचर का सोचते ही नहीं है, कुछ हो जो ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, तो कुछ हो तो जो फ्यूचर को सोच के उसको बैलेंस करके चलते हैं। हमें जो बीच वाला मिडिल रास्ता है वो अपनाना है। तो यहाँ पर बात की गई है लास्ट में कि आज़ादी, ठीक है। सो हम कैसे इन चिंताओं से आज़ादी पाएं, ठीक है, और कैसे जो है जो शांति है अपने अंदर उसको ढूंढें, उसको प्राप्त करें। तो इसके ऊपर क्वेश्चन किया गया है, तो आगे इसका आंसर दिया गया है, चलो डिस्कस करते हैं। तो चिंताएं क्यों रहती हैं, इसका एक ही कारण बताया है कि हमने भगवान के ऊपर जो भरोसा है, जो भक्ति का जो भाव है वो खो दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से हम अंदर से खोखले होते जा रहे हैं, ठीक है। हम अंदर से जो है बिना रस के होते जा रहे हैं कि हमारे अंदर जो दया भावना है वो खत्म होती जा रही है। तो जैसे एक बकबका सा फल होता है ना, जिसको आप खाओगे तो बाद में थूक दोगे, तो वैसे हम अंदर से अपनी फीलिंग को बनाते जा रहे हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसे एक रसदार फल होता है, ठीक है, वो अपने शाखाओं से जुड़ा रहता है, जब टूट के किसी के पेट में भी जाता है, ठीक है, तो वो एक स्वाद देता है, ठीक है, मीठापन देता है। तो उसके जैसे हमें बनना है, ठीक है। तो वो तभी होगा जब हम अपने पेड़ के साथ जुड़े रहेंगे। पेड़ हमारा परमात्मा है, ठीक है, जो हमारी आत्मा है, जब उसके साथ जुड़ी रहेगी, उसकी भक्ति करते रहेगी, जो उससे डायरेक्शन हमें मिलती हैं उन पे ऊपर हम जब चलते रहेंगे, तभी जो है हम फेथ बना सकते हैं, ट्रस्ट बना सकते हैं, अपनी चिंताओं से दूर हो सकते हैं। तो यहाँ पर बात बोली गई है कि हम आज़ादी पा सकते हैं चिंताओं से, हम मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है, मेडिटेशन करेंगे, एक डेली रूटीन बनाएं, ठीक है। कोई नाम जपता है सुबह उठ के, वर्बली जपता है, कोई जो है साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है, अपना ध्यान लगाता है, मेडिटेशन, कोई पाठ करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें करनी चाहिए, इनका एक समय है। जैसे सुबह हम उठते हैं 4 बजे या 3 बजे, ये समय है इन सब चीज़ों को करने का, ठीक है। उसके बाद जो पढ़ाई करो, जिसके लिए जिस गोल के लिए आप काम कर रहे हो संसार में, ठीक है, उसके ऊपर भी फोकस करो बाद में। तो डेली की रूटीन ऐसे बनानी पड़ेगी, ठीक है, जिससे एक पॉजिटिवनेस आपकी माइंड में आ जाएगी और आपका थॉट प्रोसेस जो है ना सारा का सारा वो पॉजिटिव हो जाएगा, आगे बढ़ने की बात करेगा, ना कि पीछे हटने की बात करेगा। तो खुद आपका जो नेचर है वो एक पॉजिटिव हो जाएगा, इनिशिएटिव नेचर हो जाएगा कि आप इनिशिएटिव लेंगे, कोई भी काम करना होगा, ठीक है। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो जब भी आप अपने इनर वर्ल्ड को देखोगे तो वहाँ पर आपको शांति ही मिलेगी, ठीक है, आपको सुकून मिलेगा। और जब सुकून मिलेगा ना, तो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनसे आप ऐसे फील करोगे जैसे आप उनका छुटकारा हो गया है, ठीक है। तो ऐसा रियल में होता है, आप ट्राई करो, ठीक है, उठो, रूटीन बनाओ। स्टार्टिंग में ट्रबल्स आती हैं, लेकिन उन ट्रबल्स को फेस करो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। तो एक तरह का समुद्र मिलेगा आपको शांति का, जब आप अंदर की जो स्टिलनेस है, ठीक है, शांत में जो भाव है, उसको आप जब महसूस करोगे। तो यहाँ पर आगे बात की गई है कि हमें अवेयर रहना चाहिए, अपनी जिंदगी को बैलेंस करके चलना चाहिए कि संसार में क्या हो रहा है, ठीक है, और आप अपनी ओर से क्या बेटर कर सकते हो संसार को सही करने में। तो जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल्स लूँ, तो आप अपने आउटर वर्ल्ड को देखो तो एनवायरनमेंट का डैमेज बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। जंगलों को पहले 30-40 सालों में बहुत ज़बरदस्त तरीके से काटा गया है इंडिया में, ठीक है। अब जो पहाड़ हैं उनकी ओर भी हम बढ़ चुके हैं कि पहाड़ों को भी काट रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर बाग लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे पहाड़ों को काट के बाग तो आप लगा लोगे, लेकिन जिनका वो घर था वो घर तो उजड़ गया ना, जिन जानवरों ने वहाँ पर रहना है, ठीक है, वो कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो उनको भी अगर हम किसी तरह की परेशानी दे रहे हैं तो वो भी एनवायरनमेंट को नुकसान करने के बराबर ही है, चाहे आप किसी जंगल को उजाड़ के वहाँ पर आप बाग ही क्यों नहीं लगा रहे, ठीक है। बाग का मतलब बगीचे की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। तो हम अपनी तरफ से क्या बेटर कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करो, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे इनिशिएटिव चला रही है, जिसमें
वो जो भी म्यूनसिपल एरिया है या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया है जहाँ पर गवर्नमेंट के अंदर एरिया आता है, वहाँ पर ट्री प्लांटेशन हो रही है। ठीक है, एक मियावाकी मेथड है जिससे कि आप अपने जो घर का बैकयार्ड है वहाँ पर जंगल डेवलप कर सकते हो, जिससे आप जब सुबह उठोगे वहाँ से जो शुद्ध वायु आएगी तो आपकी हेल्थ को बहुत बढ़िया करेगी। ठीक है, जो पशु पक्षी जो उसके आसपास रहेंगे वो भी हेल्दी रहेंगे। ठीक है, तो लास्ट में बात की गई है कि हमें अपनी थर्ड आई के ऊपर फोकस करना है, जो तीसरा नेत्र है। ठीक है, उसके ऊपर फोकस करना है। वही रास्ता है इनर वर्ल्ड को जाने का, अंदर के वर्ल्ड को जानने का, समझने का। वहाँ पर आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करनी है। ठीक है, तो स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करोगे आप जो है लव महसूस करोगे, प्यार की भावना आपके अंदर बनेगी। ठीक है, एक रोशनी आपके अंदर जो है डेवलप होगी, उसको आप देख पाओगे। ठीक है, जब आप इनर वर्ल्ड में जाओगे। ठीक है, और गॉड का जो ब्लिस है, आनंद है, वो आपको मिलेगा। ठीक है, जो इसके आनंद में चला जाता है, तो जितने हमारे शास्त्र हैं वो यही कहते हैं। ठीक है, और जिन्होंने इसको प्रैक्टिकली जो फेस किया है वो भी, उनका भी कथन यही है कि जो उस आनंद में जाता है वो उसी आनंद का ही होकर रह जाता है, फिर दूसरे जो आनंद है उसको बेकार लगते हैं। ठीक है, जैसे कोई छोटा सा मीठा खाओगे, उसके बाद ज़्यादा मीठा खाओगे, ज़्यादा मीठे का ज़्यादा टेस्ट आएगा। ठीक है, सो अलग अलग मिठाइयाँ हैं। ठीक है, तो किसी का टेस्ट कम है, किसी का ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों का भी तोड़ है परमात्मा का जो नाम है, जिसमें ज़्यादा अमृत है, ज़्यादा आनंद है। तो या लास्ट में बात बोली है कि जब हम एक्सपीरियंस करेंगे परमात्मा का प्यार, तब हमें पता चलेगा कि वो हमेशा हमारे साथ है, हर स्टेप में हमें गाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमें सिर्फ अपना भावना जो है, प्रेम की भावना बढ़ानी है, अपना विश्वास बढ़ाना है, और जो चिंताएं वो खुद ना खुद खत्म हो जाएंगी जब हम अपना जो सुप्रीम गोल है ज़िंदगी का, कि परमात्मा में अपनी आत्मा का विलय करवाना है, तो उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल था ये। ठीक है, आज़ादी तो हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी हमने पाली, लेकिन अपने आप से अभी तक लड़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमने कंट्रोल करना है। बहुत टफ काम होता है कि अपने आप को कंट्रोल करके चलना, अपने आप को सही करना। तो सूरवीर जो है, ठीक है, जिसको हम शूरवीर बोलते हैं, योद्धा बोलते हैं, वो वही है जो अपने आप से लड़के अपने आप की जो नई एबिलिटीज़ हैं उनको आगे प्रोग्रेस करे। ठीक है, आगे लेकर आए। तो इसके लिए क्षमता लगती है, ताकत लगती है, ये सबसे कठिन काम है। ठीक है, दुनिया में बाकी जितने भी काम हैं वो इतने कठिन नहीं हैं जितना कठिन है कि परमात्मा के मार्ग के ऊपर चलना, प्रेम भावना रखनी। ये बहुत ही कठिन काम है। इसके लिए हमें अपने आप को मेडिटेट करना होगा, साधना होगा। ठीक है, तो ये अपने आप को साधना ही बहुत टफ है। जो साधने की प्रक्रिया पे चलते हैं उन्हीं को हम साधु कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा साधु बनना चाहिए। बहुत से साधुओं की ज़रूरत है जो पूरी प्रकृति के बारे में सोचें, जो सिर्फ किसी शहर या किसी कस्बे के बारे में ना सोचें। असल में साधु वो है जो पूरी सृष्टि के बारे में सोचे, चाहे वो अमेरिकन है चाहे वो इंडियन है। ठीक है, सो इस भावना से हमें आगे बढ़ना है, अपनी चिंताओं से आज़ादी पानी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल था। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। चलिए फर्स्ट आर्टिकल अब डिस्कस करते हैं आज के एडिटोरियल एनालिसिस का। तो चलिए फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। ये है एयर इंडिया के बारे में। ठीक है, तो ये आर्टिकल मैं इसके बारे में बहुत से आर्टिकल डिस्कस पहले भी कर चुका हूँ। तो देखो, बहुत से साल हो गए हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो चाहती है कि एयर इंडिया का कुछ हल निकाला जाए, क्योंकि लगातार जो है ना 50,000 करोड़ के ऊपर के जो है कर्जे में चल रही है। तो इसको बड़ी कोशिशें सरकार की तरफ से की गई हैं कि इसको चलो सरकार खुद पैसे दे के इसका कर्जा कम करे, लेकिन फिर भी जो है ना इसका कर्जा कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो ये प्रॉब्लम जो यूपीए की गवर्नमेंट थी तब भी ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई तब भी ये प्रॉब्लम जो है ये बरकरार रही है। ठीक है, तो इसका हल जो ही अभी यही निकाला जा रहा है कि इसकी डिसइन्वेस्टमेंट कर दो। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो कुछ हिस्सा जो है ना, या फिर सारा हिस्सा या फिर कुछ हिस्सा, ठीक है, कुछ परसेंटेज जो है प्राइवेट शेयर होल्डर्स को, या प्राइवेट होल्डर्स जो है उनको बेच दिया जाए सरकार की तरफ से। तो सरकार और प्राइवेट होल्डर दोनों जो मिलकर चलाएं। तो पहले स्टार्टिंग में जो अनाउंसमेंट सरकार ने की थी, जब इसको प्राइवेटाइज करने का यहाँ पर सरकार ने फैसला लिया था, तब सरकार ने 49% स्टेक अपने पास रखा था और 51% स्टेक बोला था कि जो बिड लगाएगा उसी के पास 51% स्टेक जो है एयर इंडिया का चला जाएगा। ठीक है, फिर बाद में नया ऑर्डर आया जिसमें 70% स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइवेट होल्डर्स को दे दिया, 30% अपने पास रख लिया। फिर भी जो कोई बोली लगाने नहीं आया। ठीक है, फिर भी किसी ने बोली नहीं लगाई, क्योंकि सब हर एक को जो है ना डर है, अगर कोई भी प्राइवेट होल्डर आएगा, सपोज टाटा ही आएगा। ठीक है, तो टाटा अगर आता है खरीदने के लिए एयर इंडिया को, तो वो चाहेगा कि मुझे 100% स्टेक मिले, मैं क्यों गवर्नमेंट के साथ जो है लिंक करके चलूँ।
ठीक है, उसने अब अपनी पॉलिसीज के हिसाब से चलाएगा। अगर वो गवर्नमेंट के साथ लिंक हो गया तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बीच में घुसेड़ देगी, ठीक है। जो जैसे जो फ्री सफ़र करने वाले जो पर्सन है, ठीक है, जो सरकारी जो पर्सनल है, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको फ्री पास मिला होता है कि फ्री सफ़र करेंगे एयर इंडिया में, ठीक है। तो उसी से तो नुकसान होता है ज़्यादातर, जो एयर इंडिया को नुकसान हो रहा है। तो ऐसी काम फिर दोबारा सरकार करती रहेगी तो जो कंपनी जो कि इसके साथ काम करेगी उसको भी लॉस होगा। तो ऐसी कोई भी कंपनी फ्यूचर में लॉस जो है नहीं देखना चाहती, एक ही बार में जितना कर्जा है वो चुका देगी और कंपनी अपने नाम पे करेगी। तो अभी सरकार जो प्रपोजल लेकर आई है वो 100% डिसइन्वेस्टमेंट का लेकर आई है कि सारा का सारा स्टेक बेच देंगे, इंक्लूडिंग जो रियल एस्टेट एसेट्स हैं एयर इंडिया के, वो भी, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारा का सारा स्टेक चला जाएगा जो भी हाईएस्ट बिड लगाएगा। तो थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ मैं इसकी। सो जो एयर इंडिया है ना, इसका पहला नाम स्टार्टिंग में एयर इंडिया नहीं था, इसका नाम था टाटा एयरलाइन, ठीक है। तो ये टाटा ने ही शुरू की थी इंडिया में एयरलाइन सर्विस। तो JRD टाटा थे, ठीक है। तो JRD टाटा, इन्होंने स्टार्टिंग में जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले भी ये मतलब इन्होंने काफ़ी जो थे जहाज़ उड़ाए थे। इनके पास जो था लाइसेंस था पायलट का, ठीक है। वन ऑफ द अर्लीस्ट जो पायलट्स थे उनमें से एक थे JRD टाटा। तो उन्होंने ही एयरलाइन बनाई थी टाटा एयरलाइन, काफ़ी अच्छी खासी चली, इंडिया में डेवलप भी की, ठीक है, फॉरेन में भी काफ़ी नाम कमाया। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, ठीक है, तब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो उन्होंने JRD टाटा को बिना बताए उन्हीं की टाटा एयरलाइंस का जो था नेशनलाइजेशन कर दिया कि वो राष्ट्रीय जो एयरक्राफ्ट्स होंगे और पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो तब जो थे JRD टाटा कुछ नहीं कर पाए। तो उसके बाद एयर इंडिया गवर्नमेंट का दायरा हो गया, ठीक है। एयर इंडिया ने जो भी फ्लाइट्स आने वाले फ्यूचर में बनाए, ठीक है, एक सरकार के दम पर बने आने वाले समय में, ठीक है। उसके बाद टाटा ने 1998 के आसपास दोबारा बिड लगाई कि वो अपनी एयरलाइन खोलना चाहता है। तो अभी टाटा के जो विस्तारा एयरलाइंस है, ठीक है, वो टाटा की ही कंपनी है। तो अभी दोबारा से लग रहा है कि टाटा ही दोबारा एयर इंडिया को खरीदेगा, वापस घर वापसी हो जाएगी एयर इंडिया की, ठीक है। सो अगर टाटा खरीदता है तो उसको कौन कौन सी परेशानियां का सामना करना होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ये भी जिक्र किया गया है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर तो ये बात बोली गई कि तो एक तरह का नेशनल कैरियर है हमारा, ठीक है, हमारी इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है एयर इंडिया। तो स्टार्टिंग में जो इसके ऊपर डेट है वो है 58,352 करोड़ का, जिसमें से जो 60% डेट है वो ट्रांसफर हो जाएगा जो स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसका नाम है एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही इदारा है, ठीक है। तो इसमें 60% जो है इसका डेट उसके पास चला जाएगा और जो बचता है वो बचता है जो 23,286 करोड़ के आसपास, ठीक है। वो जो है जो नया बिड होगा, जो नई बोली लगाएगा, जैसे टाटा ही आएगा इसको दोबारा खरीदने, तो टाटा को पे करने होंगे 23,286 करोड़ का जो कर्जा है उसको। तो आगे यहाँ पर बात की गई है कि एयर इंडिया को खरीदने का फायदा क्या होगा टाटा एंड सन्स को। तो सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि पिछले काफ़ी सालों से एयर इंडिया ने एक बहुत ही तगड़ा बेस बना लिया है इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर भी, ठीक है। तो इससे जो फायदे एयर इंडिया को थे तो वो सारे के सारे फायदे जो थे जो है वो टाटा के पास चले जाएंगे। तो कैसे कैसे, जैसे बायलैटरल राइट्स हैं, ठीक है। उसके बाद लैंडिंग स्लॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा लैंडिंग स्लॉट्स हैं, ठीक है। मतलब अगर इंटरनेशनल फ्लाइट है एयर इंडिया की तो कहीं फॉरेन नेशन में अगर उसने लैंड करना है तो उसके लैंडिंग स्लॉट्स ज़्यादा हैं। प्राइवेट जो अदारे हैं उनके थोड़े कम होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्लस अटेंडेंट टाइम है वो भी उसके स्लॉट्स भी इसके पास ज़्यादा है, ठीक है। तो रुकने का भी टाइम इनके पास ज़्यादा रहता है कि किसी भी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसके बाद कोड शेयर्स की यहाँ पर बात की गई है। उसके बाद लार्ज फ्लीट जो है वो भी उनकी गिनती भी बहुत ज़्यादा है एयर इंडिया में, ठीक है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोइंग जहाज़ खरीदे थे काफ़ी सारे मात्रा में, तो लार्ज फ्लीट्स भी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। 56% जो है उसकी रेशो बताई गई है यहाँ पर। तो जिससे आने वाले समय में वो उनको सेल भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर नए ऑनर्स जो है उनको लीज पे दे सकते हैं वो जो बड़े जहाज हैं, जिससे भी जो है उनको इनकम आएगी। वो इनकम से जो डेट है उसको और कम कर सकते हैं आने वाले समय में टाटा एंड सन्स। आगे यहाँ पर बात की गई है कि बहुत बढ़िया स्कोप है टाटा ग्रुप के लिए, ठीक है। आने वाले समय में अगर वो अच्छी तरह से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, ठीक है, तो और जो यहाँ पर एयर इंडिया का जो महाराजा मस्कट है, ठीक है, एक जो महाराजा टाइप एक वहाँ पर ग्रीटिंग्स जो दे रहा होता है एक इंसान, ठीक है। तो जब आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाओगे, खासतौर पे जो दिल्ली एयरपोर्ट है, तो वहाँ पर जो है यहाँ महाराजा का एक सिंबल होता है, ठीक है, जो आपका वेलकम कर रहा होता है। तो उसको यहाँ पर बात बोली गई है एक तरह का लीवरेज मिलेगा टाटा को उससे
कि आने वाले समय में कि जब आप एयर इंडिया में सफ़र कर रहे हो तो आपका जो किराया वो सस्ता होगा, ठीक है। जो उसके बाद जो रेवेन्यू की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है, वो भी थोड़ा लो है पर किलोमीटर। तो इसको यहाँ पर बात ये बोली गई है कि जो पहले से जो ट्रबल वो एयर इंडिया फेस कर रहा है, तो मतलब पहले जो मुसीबतों में है, तो उसको टाटा यहाँ पर बाहर निकाल सकता है, ठीक है। किराया कम रख के उसके बाद जो रेवेन्यू है उसको राइज कर सकता है अगर अपनी पॉलिसीज़ को थोड़ा चेंज करे। तो क्या चेंज करे, उन्होंने बोला है कि अपनी जो क्वालिटी सर्विस है उसको बूस्ट करें, ठीक है। वो जो आने वाले समय में जो टैलेंटेड हैं, जो एक्सपीरियंस्ड पायलट्स हैं, ठीक है, उनको वो यूज़ करें। फिलहाल वैसे भी एयर इंडिया में जो पायलट्स हैं मोस्टली एक्सपीरियंस्ड हैं, जितने भी इंजीनियर्स काम कर रहे हैं टैलेंटेड हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर हम यहाँ पर ये भी बात थोड़ी सी कर ली है कि रिसेंटली कोझिकोडे में, ठीक है, केरला में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पर भी रिसेंटली एयर इंडिया का जहाज़ रनवे से फिसल गया, ठीक है, लैंडिंग नहीं हो पाई, जिसकी वजह से पायलट की मौत हो गई और भी बहुत सारे जो यात्री थे उनकी डेथ हो गई और कुछ घायल हो गए। उन्होंने बोला कि चलो इस हादसे को भी हम इग्नोर करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे टैलेंटेड इंजीनियर्स, पायलट्स अभी भी एयर इंडिया के पास मौजूद हैं, तो उसका अच्छे से जो है फ़ायदा कमा सकता है टाटा, और आने वाले समय में जो हालत है एयर इंडिया की वो और बढ़िया हो सकती है। तो लास्ट में यहाँ पर बात बोली गई है कि यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो एयर इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट शेयर है वो लगातार गिरता जा रहा है। तो इंडिया की अगर बात करें तो जेट एयरवेज था, वो भी रिसेंटली उनके जहाज़ जो थे अभी उड़ान भरनी बंद कर दी है क्योंकि कर्जा था काफ़ी, वो नहीं चुका पाए टाइम पे। तो किंगफिशर एयरलाइन तो काफ़ी पहले बंद हो चुकी है। उसके बाद एयर इंडिया जो है अभी सर्वाइव कर रही है। इसके बाद इंडिगो एयरलाइंस है, स्पाइस जेट है, ये गिने चुने विमान रह गए हैं जो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया में। तो इसमें से भी एयर इंडिया का शेयर बहुत कम है। ज़्यादातर अभी जो शेयर जो कमा रहा है वो मेरे ख्याल से इंडिगो एयरलाइन है, जिसके पास ज़्यादा शेयर है, जो ज़्यादा जो है प्रॉफिट कमा रहा है इन सभी एयरलाइंस में से, ठीक है। तो यहाँ पर बात बोली गई है कि जो कॉरपोरेट है उसको दोबारा से रिवैम्प करना होगा, सही करना होगा, खासतौर पे जो कोरोना वायरस पेंडेमिक की जो सिचुएशन चल रही है, तो उसमें जो इनके जो जहाज़ हैं, इनमें जो पैसेंजर्स हैं, इन्होंने बहुत कम कर दिया है सफ़र करना। इसको और बूस्ट करने के लिए अभी इनको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब कि जो है लीडिंग बिजनेस ग्रुप्स हैं वो इसमें इन्वेस्टमेंट करें, जिससे कि आने वाले समय में किराया सस्ता हो, ठीक है, और जो इनका रेवेन्यू है वो भी ठीक ठाक बन जाए, और जो कॉस्ट आती है इनको विमान उड़ाने में वो भी जो है सही जो मायने में जो है इनकी पूरी हो जाए। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी होगी। टिकट्स को जो है अगर उसका प्राइस बढ़ा देते हो तो वो कोई इसका सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। सोल्यूशन यही है कि टिकट्स वो सस्ती हो और जो बाकी का जो उसका खर्चा है वो भी जो है निकल पाए, ठीक है। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी होगी, ठीक है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में होगी तो एक तरह का वही वैसे ही हो जाएगा जैसे आपने कोई नई कंपनी खोलनी है, तो वहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो धीरे धीरे जो है इकोनॉमी जो है रिकवर करेगी, ठीक है, मोमेंटम आएगा। तो पैंडेमिक जो जैसे जैसे गुजरता जाएगा उसी तरह से जो है हाई ग्रोथ आने वाले समय में जो है देखने को मिलेगी। जो है एविएशन का सेक्टर है वहाँ पर भी। और लास्ट में यहाँ पर बोला गया है कि जो है टाटा ग्रुप है, एक बार हम फिर देखेंगे कि एयर इंडिया दोबारा से जो है टाटा के ही कॉकपिट में चला गया है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है टाटा ग्रुप के लिए। तो ये था आर्टिकल टाटा एयरलाइंस के बारे में, सॉरी एयर इंडिया के बारे में। तो आने वाले दिनों में आप इसको टाटा एयरलाइंस भी आप नाम सुन सकते हो। ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि क्या डील होती है फ्यूचर में, कि क्या उसका नाम बदला जाएगा कि नहीं बदला जाएगा, ठीक है। तो अभी ये एक तरह की अनाउंसमेंट है। डील कब होगी, बिड कब होगी, अभी इसकी कोई डेट्स वगैरह फाइनलाइज नहीं हुई हैं। तो ये था आर्टिकल टाटा ग्रुप के बारे में और एयर इंडिया के बारे में। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बात की गई है मोबिलिटी के बारे में, मतलब जहाँ पर हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो व्हीकल्स चाहिए उनके ऊपर यहाँ पर स्ट्रेस दी गई है, बात की गई है। तो अभी जो रिसेंटली है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, इन्होंने एक नई पॉलिसी लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। तो इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र किया गया है, उसको डिटेल में समझाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं कि जो इंडिया के जो टाउन्स हैं, जो शहर है, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात बोली गई है कि आने वाले समय में ये काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ जो है इनमें देखने को मिल रही है कि आने वाले समय में अर्बनाइजेशन है बहुत ही बड़े पैमाने पर फैलेगा, ठीक है, बहुत ही फास्ट फैलेगा। तो उसके लिए जो है हमें मोबिलिटी जो है ना, इसका भी ध्यान रखना होगा कि अच्छी जो ट्रांसपोर्टेशन हम उनको प्रोवाइड करें, ताकि जो कि एमिशंस कम हो और जो उनका जो हेल्थ है पॉपुलेशन की वो सही रहे। तो उसके बारे में यहाँ पर बात बोली गई कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, ये जो है हमारा जो सस्टेनेबल प्लान होगा अर्बनाइजेशन के बारे में, कि कैसा प्लान हो, किस तरीके से हम जो है
नए अर्बन एरियाज़ को डेवलप करें। ठीक है, जैसे हम स्टार्टिंग में बात करें जो पुराने शहर बने हैं, तो पुराने शहर के जो अब सबसे पुराना इलाका होगा ना, वहाँ पर आपको कंजस्टेड गलियाँ मिलेंगी। ठीक है, उस समय के आधार से वो ठीक था। ठीक है, उस समय जिस समय से वो गलियाँ बनी हैं उस समय ना कोई गाड़ी होया करती थी, ना कोई मोटरसाइकिल था। ठीक है, तो लोग पैदल ही आया जाया करते थे। ठीक है, तो उस हिसाब से वो ठीक थे। लेकिन अभी जो है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, मोबिलिटी, वो एक पार्ट बन गया है ज़िंदगी का। ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो उसकी पार्किंग के लिए जगह भी चाहिए। ठीक है, उसको आने जाने के लिए जगह चाहिए। तो उसके लिए उसके हिसाब से ही हमें जो अर्बन जो है उसका प्लान करना होगा आने वाले समय में, जो भी फ्यूचर प्लान हो। जैसे आप फॉरेन नेशंस में देखो, तो जब भी कोई घर बनाना होता है ना, सरकार उसके प्रति बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स लेकर आती है। एक ही बार में कॉलोनी पास करती है, वहाँ पर पूरा बताती है कि कितना एरिया मिलेगा, उसमें से कितना एरिया अपने गाड़ी के पार्किंग के लिए बाहर रखना है, अलग से कितने एरिया पर आपने घर बनाना है, और बैक यार्ड में आपने कम से कम कितना एरिया छोड़ना है। ठीक है, तो ये सारे रूल्स बताए जाते हैं। लेकिन इंडिया का जब अर्बनाइजेशन, जब ग्रोथ आप देखो, तो वहाँ पर इन चीज़ों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। खासतौर पर वहाँ पर सिर्फ प्लॉट्स काट दिए जाते हैं। ठीक है, मरलों के हिसाब से 5, 10, 15, 20। तो उसमें ये चीज़ नहीं बताई जाती कि आपने गाड़ी का जो पार्क करना है वो कहाँ पर करनी है। तो फिर वो लोग गलियों में कर देते हैं, जिससे गलियाँ और कंजस्टेड हो जाती हैं। ठीक है, और जो अच्छा जो रास्ता होना चाहिए आने जाने के लिए वो नहीं बन पाता। दूसरा, जो घर का जो एंट्रेंस होता है दरवाजे से, ठीक है, वो एंट्रेंस के लिए जो स्लैब्स बनाई जाती हैं वो भी आधी गली को कवर कर रही होती हैं। ठीक है, तो गली कम रहती है। एक 20 फुट की गली भी जो 10 फुट की बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, इनको थोड़ा सा अच्छे से हमें टैकल करना होगा। ठीक है, ना जो कि बाहर से कोई भी फॉरेन नेशनल देखे तो वो देखे कि हाँ भी इंडिया में कोई प्लानिंग नाम की चीज़ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन चीज़ों को ऊपर ध्यान नहीं रखा जाता, क्योंकि जो कॉलोनी काटता है उसको भी लालच होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है वो उसका प्राइस वो हथियाए जिस भी तरीके से। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी होगी। गवर्नमेंट जब पॉलिसी बना देगी तब इसका जो है सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। तो आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यहाँ पर बात की गई है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने यहाँ पर नई अनाउंसमेंट की है, उसके हिसाब से जो आने वाला फ्यूचर है वहाँ पर लो कार्बन हमें देखने को मिल रहा है कि इतना कार्बन प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। ठीक है, एयर पोल्यूशन जो है वो कम होगा। ठीक है, और जो क्लीन इंडस्ट्रीज हैं आने वाले समय में उनका फ्यूचर और बढ़िया होगा। अच्छे से जो ऑटोमोटिव सेक्टर है डेवलप होगा। तो आप देखोगे दिल्ली जैसे शहर जो है वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक रिक्शा जो है वो काफ़ी प्रचलित हो रहे हैं। ठीक है, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है, इसको और बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को थोड़ी सब्सिडीज भी अलाउ करनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बात की गई है कि जो दीज पॉलिसीज, ठीक है, सो दिल्ली मोर देन तेलंगाना फोकस लेस ऑन इम्प्रूविंग मोबिलिटी। तो दिल्ली जो है ना तेलंगाना के हिसाब से कम फोकस कर रहा है मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, सो मोबिलिटी को इम्प्रूव कैसे करना है कि आप जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की आप बात करो, सिर्फ रिक्शा की बात मत ना करो, फिर आप बसेस की बात करो। इसके अलावा और भी जो ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे आप बाइक्स चलाते हैं उनको भी आप ई बाइक्स में आप कन्वर्ट करो। ठीक है, आप मोबिलिटी को इम्प्रूव करने की बात करो। तो उसके लिए सब्सिडी वगैरह जो भी है, जिस तरह से भी सरकार सहायता कर सके वो करे। ठीक है, आगे यहाँ पर बात की गई है कि रिड्यूसिंग द लाइफ साइकिल एमिशन फ्रॉम ट्रांसपोर्ट एंड मोर ऑन मूविंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंटरनल कंबस्शन इंजन्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ज़्यादातर यहाँ पर जो फोकस करने की बात की है, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट ने वो ये किया है कि जो फॉसिल फ्यूल जिससे मतलब इंटरनल कंबस्शन इंजन चलते हैं, ठीक है, उनको जो हम जो है चेंज कर दें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। ठीक है, तो इनके ऊपर जो है दिल्ली गवर्नमेंट काम कर रही है। तो इसके कंपैरिजन में आगे बात की गई है तेलंगाना गवर्नमेंट की। तो जो तेलंगाना गवर्नमेंट है ना, उसने पब्लिक बसेस भी अनाउंस की हैं कि इलेक्ट्रिक पब्लिक बसेस चलेंगी। ठीक है, उसके बाद इंसेंटिव्स की बात की है कि जो 2 व्हीलर है, चाहे 3 व्हीलर है, चाहे 4 व्हीलर है, उनको इंसेंटिव्स भी मिलेगा। मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे उनको इंसेंटिव्स भी सरकार देगी, जो भी एज इन 2, 3 या 4 व्हीलर्स को खरीदेगी। ठीक है, तो यहाँ पर बात की गई है कि आने वाले समय में जो इंडिया का ऑटोमोबाइल मार्केट है, ठीक है, वो ग्रो करेगा 2.8 मिलियन से लेकर 10 to 13 मिलियन कार्स बाय 2026। मतलब इतनी कार्स की डिमांड हो जाएगी आने वाले समय में 2026 तक। आगे इंडिया का जो अर्बनाइजेशन है वहां पर उसकी पॉपुलेशन की बात की गई है कि जो एस्टिमेशन है अर्बन पॉपुलेशन का अभी जो है वो 377 मिलियन है। ठीक है, आने वाले समय में वो 600 मिलियन तक जा सकता है सन 2030 तक। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, अर्बनाइजेशन बढ़ेगी, तो सीधी सी बात है कि वहां पर मोबिलिटी के साधन भी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी डिमांड आने वाले समय में बढ़ेगी। तो हमने उस तरीके से पॉलिसी को अभी से डिजाइन कर देना है कि आने वाले समय में जब अर्बनाइजेशन हो तो हमारे एनवायरनमेंट को जो है ना वो किसी तरह का स्ट्रेस ना पैदा हो। आज ही से हम ऐसा
जो है खाता तैयार करना शुरू कर दें कि आने वाले 10 सालों तक हमारा शहर, हमारा स्टेट जो है वहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भरमार हो जाए कि हमारा एनवायरनमेंट जो है ना वो सही हो। आने वाले समय में अच्छे से जो है खुली सड़कें बनाएं, खुली गलियां बनाएं और जो पार्किंग वगैरह की सुविधा वो भी घर के अंदर हो, ठीक है। जिससे कि आने वाले समय में जो अभी जो आप देखोगे कुछ शहर बहुत ही कंजस्टेड हैं, तो ऐसी सिचुएशन आने वाले समय में ना देखने को मिले। और उसके साथ साथ ही जो है सेफ्टी की ओर यहाँ पर बात की गई है कि खास तौर पर जो रोड की सेफ्टी है उसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया कि उसको भी सही तरीके से डेवलप करना है। बहुत सारे एक्सीडेंट्स ऐसे ही होते हैं कि रोड की सेफ्टी नहीं होती, रोड में गड्ढे होते हैं, जहाँ रोड को जब डिज़ाइन किया होता है तो उसमें जो है बफलिंग ज़्यादा होती है। जहाँ कुछ ऐसे भी मैटर मैंने देखे हैं कि एक हाईवे है, ठीक है, हाईवे है, एक साइड से हाईवे का रोड चल रहा है, ठीक है, 4 लेन हाईवे है, तो जो लेफ्ट साइड से अगर कोई जा रहा है ना तो आगे से मतलब पूरा रोड बंद कर दिया है, आगे से रोड है ही नहीं। तो उसके बारे में भी कोई ये नहीं बताएगा कि आप डाइवर्जन दे दो कि राइट साइड चले जाए, कोई डाइवर्जन नहीं है। तो एक एक्सीडेंट मैंने खुद देखा है कि नाइट टाइम कोई गाड़ी तेज जा रही थी, कोई किसी और स्टेट से आ रही थी, वो टकरा गई, ठीक है, तो काफ़ी नुकसान हो गया। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना होगा, छोटी छोटी बातें हैं। तो पॉलिसीज़ में जब भी हम इनको फॉर्मुलेट करें तो अच्छे से डिस्कस करें, तो फिर ही पॉलिसी बनाए। तो मैंने जो इस एडिटोरियल को मैं डिस्कस करता हूँ वहाँ पर भी मैंने एक टैगलाइन दी है कि इट्स गुड टू हैव डिस्कशन बिफोर फॉर्मुलेटिंग ए पॉलिसी। अच्छा है, कोई भी नई पॉलिसी बनानी है तो अच्छे से डिस्कशन कर लो उस पॉलिसी के बारे में, जो जो खामियां हैं, जो जो पॉजिटिवनेस है, उनका खाता तैयार करो, फिर पॉलिसी को जो है बनाओ, तैयार करो, पास करवाओ, फिर रेकमेंड करो, फिर इम्प्लीमेंटेशन के दौर में हम लेकर आओ। लास्ट में यहाँ पर बात की गई है कि जो ट्रांसिशन है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को, ठीक है, इससे आने वाले समय में अर्बन एरियाज में पोल्यूशन कम होगा, ठीक है, जो लाइफ साइकिल कॉस्ट है वो कम होगी, ठीक है, जो पेट्रोल डीजल के ऊपर आपका खर्चा आता है उससे वो भी कम होगा, एमिशंस कम हो गए, ठीक है, कंजेशन भी जो है उसके ऊपर भी हम फोकस करके चलेंगे। सो आगे बात की गई है कि आप फ्यूल चॉइस के ऊपर फोकस करने के अलावा, जैसे यहाँ पर फ्यूल चॉइस क्या होगा, बैटरी व्हीकल यूज करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी उसके लिए एक फ्यूल है। अगर आपने दूसरा कोई व्हीकल यूज करना है तो पेट्रोल या डीजल चाहिए। तो यहाँ पर बात की गई है कि अभी जो सरकारें सिर्फ और सिर्फ फ्यूल के ऊपर फोकस कर रही हैं कि फ्यूल चॉइस को हम चेंज करें, ठीक है, पेट्रोल डीजल ना होके इलेक्ट्रिसिटी हो जाए, बैटरी ऑपरेटेड कोई भी व्हीकल हो जाए। तो इसके अलावा हम किस चीज़ों पे फोकस करें, तो यहाँ पर बात की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। जो स्टेट्स हैं वो अच्छा काम कर सकती हैं कि अपना जो मोबिलिटी प्लान है ना उसको अच्छे से डिज़ाइन करें। तो मोबिलिटी प्लान में किन बातों का ध्यान रखें, जैसे कि एक रास्ता हो जहाँ पर लोग आराम से जो है वॉकिंग कर सकें सुबह या शाम को, साइकिलिंग का एक अलग से रास्ता बनाया जाए, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उसके लिए सड़कें हैं, ठीक है। तो अच्छे से जो है ना ट्रैवल को अच्छे से डिज़ाइन किया जाए कि अच्छे से कोई भी अगर ट्रैवल करना चाहता है बाय फुट, बाय साइकिल, बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या खुद का जो व्हीकल है तो उसको अच्छे से वो मोबिल कर सके, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर सके। तो चंडीगढ़ जैसे जो शहर है वहाँ पर भी अभी साइकिलिंग का जो पैटर्न है वो बना दिया गया है, वहाँ पर रेड कलर की टाइल्स लगी हुई हैं, ठीक, वहाँ पर साइकिलिंग करोगे आप, जितना भी बड़ा शहर है जहाँ तक भी सड़कें जाती हैं तो आप साइकिलिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके लेफ्ट साइड पे फुटपाथ है, आपने अगर वॉक करके जाना है तो वॉक करके जा सकते हो। तो ऐसे और भी सिटीज़ में इसी तरह से डेवलपमेंट होनी चाहिए। जो मोबिलिटी का प्लान है उसको इसी तरह से फोकस करके हमें चलना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कर रही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, लेकिन अभी भी लिमिटेड अदारों तक है, ठीक है। सभी स्टेट्स को इसके ऊपर फोकस करना होगा आने वाले समय में, अगर अच्छा एनवायरनमेंट हमने प्रोवाइड करना है हमारी आने वाली जनरेशन को। तो आगे यहाँ पर बात की गई है टुगेदर विद एफिशिएंट एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली कार्स एंड टू व्हीलर्स दैट वुड फॉर्म द बेसिस ऑफ ए वायबल एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशंस विद फ्यू एडवर्स इम्पैक्ट्स। सो आने वाले समय में जो है एफिशिएंट और एनवायरनमेंट फ्रेंडली कार्स हम जो है यूज़ करेंगे, ठीक है, टू व्हीलर्स यूज़ करेंगे, जिससे एक नया सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है देखने को मिलेगा, जिससे कि जिस तरह की भी हमारी पॉपुलेशन होगी उसको बेनिफिट होगा और कम से कम जो है एडवर्स इम्पैक्ट होगा अगर हम इन पॉलिसीज़ को, मोबिलिटी प्लान्स को अच्छे से लागू करते हैं, अच्छे से डिज़ाइन करते हैं। तो ये था आज का लास्ट आर्टिकल। तो आज मैं थोड़ा लेट हो गया, उसका कुछ रीज़न था, मुझे कहीं जाना पड़ गया सुबह जल्दी, जिसकी वजह से आज मैं आगे लेक्चर को जल्दी नहीं बना पाया, तो डिले हो गया, उसके लिए खेद है मुझे। तो आपको आज एक ही जो है डिस्कशन मिलेगा आज के दिन। तो आई होप आपने एंजॉय किया है डिस्कशन को। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, ठीक है, ताकि कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो इन्फॉर्मेशन है ना ये पहुँचे, बच्चों तक फैले, वो समझें
क्योंकि जो आज के बच्चे हैं वही कल का फ्यूचर हैं, ठीक है। तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने स्पीकिंग ट्री में बात की थी कि आप अच्छे एक्शन करो, अच्छे जो आपका जो आज़ादी का भाव हो आप कैसे ले सकते हो, चिंताओं से कैसे दूर हो सकते हो, तो उसके लिए आपको अच्छे काम करने होंगे। तो कहने का मतलब जो भी अच्छा काम आप कर सकते हो ज़िंदगी में करो, उसका इनिशिएटिव अभी से ले लो। अगर आपने किसी को पढ़ाना है तो पढ़ाओ, ठीक है। जैसे आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो फोकस करो कि कोई गरीब बच्चा है उसको लेकर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो, या उसको पढ़ाओ बैठ के, ठीक है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ओके। अपना सपोर्ट जो है मुझे देते रहिए, ताकि की जो एडिटोरियल एनालिसिस है हमेशा की तरह टाइम पे आपको अवेलेबल करवाता रहूँ और अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास पहुँचाता रहूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।